दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करूँ यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विस आखिरकार में निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्सा बन चुका है। उसकी डेट आ चुकी है, किस डेट से ये इंडेक्स के अंदर ट्रेड करना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक है जो निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 50 के अंदर ऐड हुए और कुछ स्टॉक है जिनको इस इंडेक्स से बाहर किया गया है। तो क्या उनमें आने वाले समय में एक अच्छी तेजी बन सकती है जो जो इस इंडेक्स का हिस्सा बनेंगे। तो अच्छे से समझेंगे इस खबर को। एनएससी का ये जो फैसला है इसके क्या मायने हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल सर्विस जो बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है इस समय, मार्केट एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा बुलिश है इसको लेकर, क्योंकि कंपनी ने काफ़ी कम समय में बहुत सारी अनाउंसमेंट की है जो आने वाले समय में फलीभूत होती हुई दिखाई देगी और इसकी प्राइस को कई गुना बढ़ा सकती है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे, साथ में इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी कितनी फंडामेंटली मजबूत है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस के कारोबार की बात कर ले तो फ्राइडे को स्टॉक की क्लोजिंग 346 पर हुई है, जहां पे 2.21% की शानदार तेजी देखने को मिली। अब आप देख सकते हो कि जो लो है इंट्राडे का 336 का और हाई 346 का, यानी निचले लेवल से 10 रुपये का एक बड़ा जंप देखने को मिला है। और इस बात का सबूत है कि निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई है स्टॉक के अंदर और इसी वजह से स्टॉक की प्राइस बढ़ी है। वैसे पिछले आप 6 महीने में देखें तो इसने 50% से ऊपर का शानदार रिटर्न दे दिया है। 206 के आसपास स्टॉक था 23 अक्टूबर 2023 को और अभी 350 के आसपास है। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर चुका है स्टॉक और ज़बरदस्त दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 18 मार्च को स्टॉक 352 के आसपास था, जहाँ पे 2.3% की तेजी बनी। 19 मार्च को स्टॉक आ गया 353 के आसपास, जहाँ पे 0.2% की तेजी बनी। लेकिन 20 मार्च को स्टॉक में गिरावट हुई, स्टॉक 337 के आसपास, जहाँ पे 4.5% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। और 21 मार्च को स्टॉक 338 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 0.4% की फिर से तेजी बनी। और 22 मार्च को स्टॉक देखे तो आ गया 344 के आसपास, जहाँ पे 1.8% की तेजी देखने को मिली। तो कुल मिला के देख सकते हो कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक में फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है। इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में बदलाव हो चुका है और 27 मार्च से इसका बदलाव का डेट आ चुकी है। 28 मार्च से इस इंडेक्स के अंदर ट्रेड करना शुरू हो जाएंगे। तो देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारा बदलाव किया गया है। एनएससी ने जो फैसला किया है तो निफ्टी 50 इंडेक्स और दूसरे इंडेक्स में जो बदलाव किया गया है, और ये देख सकते हो कि अगले सप्ताह से ये बदलाव उस इंडेक्स के अंदर शामिल हो जाएंगे और कुछ जो इस हिस्सा नहीं रहेंगे इसमें से बाहर हो जाएंगे। पिछले महीने फरवरी में ही इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में किस किस इंडेक्स को शामिल किया जाएगा। तो अब उसकी डेट आ चुकी है, ये 27 मार्च 2024 से अपनी जगह ले लेंगे और 28 मार्च से इस ट्रेड इंडेक्स के अंदर ट्रेड करने शुरू होंगे। तो देख सकते हो कि जो इंडेक्स मेंटेनेंस सब कमेटी है एनएससी की, उसने ये जो फैसला लिया है जिसमें कुछ स्टॉक को यहाँ पे बदला गया है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा फैसला किया गया कि यूपीएल जो यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड है, इसको निफ्टी 50 से बाहर निकाल दिया गया है। सेमी एनुअल रिव्यू में देखें तो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स में से इसको हटा दिया गया है और अब ये निफ्टी 50 इंडेक्स का हिस्सा नहीं रहेगा और साथ में इसको निफ्टी 100 इंडेक्स से भी बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा इसकी जगह पे अब श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड है जो अब निफ्टी 50 इंडेक्स का हिस्सा बनेगा। तो यहाँ पे कुछ 13 स्टॉक है जो निफ्टी 100 से बाहर निकलेंगे और उसकी जगह पे दूसरे स्टॉक यहाँ पे इंटर होंगे। तो जो स्टॉक यहाँ पे निफ्टी 100 से बाहर निकलने वाले हैं वो है उसमें अदानी पावर लिमिटेड, बाटा इंडिया लिमिटेड, कोरामंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, क्रॉम्पटन ग्रेव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, नवीन फ्लोरेन लिमिटेड, इसके अलावा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड, रेमको सीमेंट लिमिटेड और यूनाइटेड ब्रेवरीज। इन 13 यह मिड कैप 100 के अंदर से अब इनको बदल के आगे ले लिया गया। तो इनकी जगह अब लेंगे जो मिड कैप 100 में शामिल होंगे। उसमें आप देख लो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा, जीएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, कल्याण ज्वेलर्स लिमिटेड
ओरेकल फाइनेंस सर्विस लिमिटेड, इसके अलावा पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, इसके अलावा सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड और यूपीएल, ये अब होंगे निफ्टी 100 के अंदर। तो जो निफ्टी 100 के पुराने स्टॉक है जो ऑलरेडी अब निफ्टी नेक्स्ट 50 में चले गए, तो उनकी जगह पे 13 जगह दे दी गई है। तो यहाँ पे जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में जो उसमें आप देखें तो अदानी विल्मा लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड और पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गैम्बल हाइजीन हेल्थ केयर लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस, ये कंपनी जो 5 स्टॉक है, इनको यहाँ पे देख सो कि इनका इंडेक्स बदल दिया गया है। तो ये आगे इंडेक्स में आप देखें, इनमें इंडेक्स से निकाले, इसकी जगह पे जो नए 5 इंडेक्स में ऐड किए गए स्टॉक है, इनकी जगह पे वो है अदानी पावर लिमिटेड, इसके अलावा IRFC लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये जगह लेंगे अब नई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में। तो इस तरह से ये बदलाव किया गया है अलग अलग इंडेक्स के अंदर, निफ्टी के 100 के स्टॉक और इस तरह से मिड कैप में बदलाव हुआ है, तो कुछ इंडेक्स में शामिल। तो अब जियो फाइनेंशियल सर्विस है जो हिस्सा बन चुका है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का और 28 मार्च से ये ट्रेड करना शुरू कर देगा। तो 28 मार्च को आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कुछ बड़ा नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट आने की संभावना होगी, क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल होने का मतलब ये है कि इसकी एक मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। जो इंडेक्स में निवेश करते हैं उनका इन्वेस्टमेंट भी अब जियो फाइनेंशियल सर्विस में आना शुरू हो जाएगा। तो 28 मार्च की जो तारीख है इसके लिए महत्वपूर्ण होगी और आने वाले समय इसका निवेश और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वैसे अगर आप देखें तो पिछले दिनों इन्होंने अब अपना लीज के बिजनेस के लिए भी एक नई शुरुआत कर दी है। 4 करोड़ इक्विटी शेयर सब्सक्राइब किए अपने लीज के बिजनेस के लिए, जिसके 10 रुपये वैल्यू है। तो 40 करोड़ का निवेश किया गया, जिससे आने वाले समय अपना ये जो बिजनेस है तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे कंपनी। और जो टेक्निकल फ्रंट के हिसाब से जो मार्केट जो लेवल के हिसाब से जो मार्केट के एनालिस्ट है उनका कहना है कि स्टॉक 325 के लेवल पर एक इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है और इसका जो रजिस्ट्रेशन जोन है वो 360 के आसपास है। तो कुल मिला के यहाँ पे देख सकते हो कि इसको 355 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 325 के आसपास खरीदना चाहिए और 310 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अब एक बार हम इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे निगेटिव वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 75.66% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 44.84 करोड़ के आसपास था। सेकंड पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 283% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है, जो 134.08 करोड़ के आसपास रहा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे फिर से निगेटिव वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 81% की गिरावट है, जो लास्ट ईयर 31.25 करोड़ के आसपास रहा। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव है वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 776% की वृद्धि देखने को मिली है ईयर ऑन बेसिस पे, जो 70.48 करोड़ के आसपास रहा। इसके बाद अगला पॉइंट निगेटिव हुआ है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 31.62% की वृद्धि देखने को मिली है। सेक्टर के मुकाबले इसका प्रदर्शन उतना बड़ा नहीं रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट और निगेटिव वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी पी रेशियो जो 718 है, ये सेक्टर के पी रेशियो के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, यानी 20.15 का ही इसका सेक्टर का पी रेशियो, तो इसका पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0.04 है, जो लेस देन 1 है, ये इसके लिए एक हेल्दी पॉइंट बन रहा है। इसका डेट इक्विटी रेशियो काफ़ी अच्छा है, कंपनी बहुत मजबूत है इस लेवल से देखें तो। एक पॉइंट निगेटिव वो है रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, जो देख सकते हो कि 0.17 है, लेस देन 10% है, तो ये इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव है वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो लास्ट क्वार्टर में इंक्रीज हुई है, साथ में प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है। तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ा रहे, अपनी पकड़ मजबूत कर रहे। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव फिर से दिखाई दे रहा है वो है प्रमोटर के 0 प्लेस शेयर है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, सारे के सारे शेयर प्रमोटर के पास है। तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट की अगर टोटल बात करें तो आपको 6 पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे निगेटिव पॉइंट की, तो वो आपको 5 दिखाई देंगे। तो पलड़ा जो भारी है वो देख सकते हो कि पॉजिटिव पॉइंट का है, पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा है, निगेटिव पॉइंट यहाँ पे थोड़े से कम है। ओवरऑल देख सकते हो कि जिस तरह से इसका बिजनेस अब बढ़ने लगा है, ये स्टॉक वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर बनने को तैयार है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके आपको जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ाई ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।